इंदुबाला देवी द ग्रामोफोन कंपनी की पहली बंगाली गायिका। नमस्कार। सुरीले दिनों की दास्तान में आज पेश खिदमत है द ग्रामोफोन कंपनी के लिए गाने वाली पहली बंगाली गायिका इंदुबाला देवी की दास्तान जिंदगी और दास्तान मौसीकी। यह वीडियो पेश करने से पहले हमने YouTube पर अपने चैनल सुरीले दिनों की दास्तान पर एक पोल करवाया था कि अगली पेशकश में हम आपके लिए सबसे पहले इंदुबाला देवी पर वीडियो पेश करें या अंगूर वाला देवी, तन्नो बाई या अल्लाह जिलाई बाई पर। तो सबसे ज्यादा लोगों ने इस पोल में इंदुबाला देवी के हक में अपना वोट दिया। लिहाजा जमहूरियत का एहतराम करते हुए सबसे पहले हम इंदुबाला देवी पर यह वीडियो पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपकी जानिब से कुछ खर्च नहीं होगा, लेकिन आपके ऐसा करने से हमें हौसला मिलेगा कि जो चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं वह आपको पसंद आ रही हैं। तो बराए मेहरबानी आप इस नेक फराइज को लाजमी तौर पर अंजाम दें ताकि हम मुसलसल आपके लिए सुरीले दिनों की दास्तान लेकर हाजिर होती रहें। इंदुबाला देवी की मां का नाम था राजबाला। इंदुबाला देवी की बड़ी मौसी यानी बड़ी खाला का नाम था हरिमती और उनकी जिंदगी बाकी दोनों बहनों से एकदम मुख्तलिफ थी। राजबाला अपनी बहन मतीबाला और अपने भाई टिंकरी के साथ मोतीलाल बोस की सर्कस कंपनी द ग्रेट बंगाल सर्कस में काम करती थी। मोतीलाल बोस की इस सर्कस कंपनी को बोस सर्कस या प्रोफेसर बोस सर्कस के नाम से भी जाना जाता था। इंदुबाला की मां राजबाला इस सर्कस कंपनी में झूले पर कलाबाजी करने वाली मुख्य कलाकार के तौर पर काम करती थी। सर्कस कंपनी जहां जहां जाती उसके साथ साथ राजबाला भी देश भर में घूमती रहती थी। सर्कस कंपनी के मालिक मोतीलाल बोस ने राजबाला के साथ जीने मरने की कस्में खाई, तमाम वादे किए और परफॉर्मेंस के सिलसिले में जब सर्कस कंपनी आज के सूबा मध्य प्रदेश के शहर उज्जैन में थी तो वहां भगवान शिव के सुप्रसिद्ध महाकाल मंदिर में जाकर दोनों ने शादी कर ली। इस शादी से बहुत बड़ा बवाल उठ खड़ा हुआ, क्योंकि जब शादी हुई थी उस वक्त मोतीलाल बोस की उम्र तकरीबन 40 साल थी और राजबाला महज 14-15 साल की एक टीन एज लड़की थी। राजबाला के परिवार के लोगों को जब इस शादी की खबर हुई तो वे लोग इस कदर खफा हुए कि अगर उस वक्त मोतीलाल बोस उन्हें बंगाल में कहीं मिल जाते तो न जाने राजबाला के घर वाले उनके साथ क्या सलूक करते। द ग्रेट बंगाल सर्कस के मालिक मोतीलाल बोस हालांकि मालदार आदमी थे, बावजूद इसके राजबाला और उनकी उम्र में ज्यादा फासला होने की वजह से राजबाला के घर वालों को लगा कि मोतीलाल बोस ने उनकी बेटी को गुमराह करके शादी की है। इस वजह से राजबाला के घर वालों ने दोनों की शादी को न कानूनी तौर पर और न नैतिक स्तर पर कभी मान्यता दी। इसकी एक बड़ी वजह और थी, और वह वजह यह थी कि मोतीलाल बोस पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम था अन्नादा मोहिनी देवी। इस शादी से मोतीलाल एक अजीब मुश्किल में फंस गए। राजबाला के साथ उनकी शादी से जहां एक तरफ बीबी बनी राजबाला के घर वाले खफा थे, वहीं उनकी पहली बीबी अन्नदा मोहिनी देवी और उनके माँ बाप से लेकर तमाम रिश्तेदार तक बेहद नाराज थे। मोतीलाल बोस की इस सर्कस कंपनी के साथ जब राजबाला खेल दिखाने के सिलसिले में अमृतसर शहर में थी तो वहीं सन 1899 के नवंबर महीने में इंदुबाला पैदा हुई। इंदुबाला वक्त से पहले पैदा हुई प्रीमेच्योर बेबी थी, जिस वजह से मां बच्ची दोनों की हालत बहुत नाजुक थी। उन दिनों अमृतसर में जो भी डॉक्टर थे सबसे राजबाला और उसकी बच्ची इंदुबाला को दिखाया गया, लेकिन उन दोनों की हालत ठीक नहीं हुई। अमृतसर के पड़ोसी शहर लाहौर से भी कई डॉक्टर आकर दोनों को देख गए, लेकिन हालत जस की तस बनी रही। तब घबराकर मोतीलाल बोस ने कलकत्ता से उस वक्त के बेहद मशहूर डॉक्टर बिदुमखी बसु को अमृतसर बुलवाया।
मोतीलाल बोस की दूसरी बीवी बनी राजबाला और बच्ची इंदुबाला से वे कितनी मोहब्बत करते थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दोनों के इलाज के लिए अमृतसर आए डॉक्टर बिदुमुखी बासु को कलकत्ता से अमृतसर आने जाने का न सिर्फ फर्स्ट क्लास का किराया दिया, बल्कि रास्ते में जितना उनका वक्त लगा उतने दिनों के बीच मरीज देखने से होने वाली दिन भर की कमाई का पूरा हिसाब लगाकर उन्हें दिया गया। कलकत्ता वापस लौटते वक्त डॉक्टर साहब को इतने तोहफे दिए गए जितना वे कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अब यह खुदा ही जाने कि किस वजह से धीरे धीरे मोतीलाल बोस की राजबाला में दिलचस्पी कम होती चली गई। नतीजा यह हुआ कि अब दोनों के दरमियान बात नहीं होती थी। कुछ लोगों ने इसकी वजह यह बताई कि इंदुबाला की पैदाइश के बाद राजबाला ने वापस सर्कस में लौटकर काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि मोतीलाल कारोबारी आदमी थे और इस तरह बहुत दिनों तक झूले पर खेल दिखाने वाली कलाकार का इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने राजबाला को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने धंधे में मसरूफ होते चले गए। उपेक्षा और ऐसी नीरस जिंदगी से तंग आकर राजबाला ने अमृतसर से कलकत्ता वापस लौटने का फैसला किया और अपनी बच्ची इंदुबाला के साथ कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में बैठ गई। कलकत्ता में जीवन कृष्ण घोष नाम के आदमी ने राजबाला को अपने घर में पनाह दी। बंग भूमि पर आकर आहिस्ता आहिस्ता राजबाला की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। जीवन कृष्ण घोष जब तक जिंदा रहे तब तक राजबाला के प्रति वफादार रहे। एक कलाकार के रूप में राजबाला को फिर से असली मुकाम दिलाने में उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। कलकत्ता में राजबाला ने एक गायिका के तौर पर खुद को ट्रेंड किया और सर्कस कंपनी में झूले पर चढ़कर खेल दिखाने वाली लड़की की गायकी को लोग पसंद करने लगे। उनका काम चल निकला। बेटी इंदुबाला जब जरा बड़ी हुई तो राजबाला खुद बेटी को मौसीकी की तालीम देने लगी। इंदुबाला की आवाज बेहद अच्छी थी और कोई चीज ठीक से सिखाए जाने पर बहुत जल्दी सीख जाती थी, लेकिन उसका मन संगीत में तब नहीं लगता था। इंदुबाला को संगीत की तालीम दिलवाने से पहले राजबाला ने सोचा था कि बेटी को नर्स की ट्रेनिंग दिलवाई जाए। इसलिए उन्हें कलकत्ता के पाताल डांगा इलाके के एक हॉस्पिटल में ट्रेनी के तौर पर भर्ती कराया गया। इधर नर्स की ट्रेनिंग में इंदुबाला का बिल्कुल जी नहीं लगता था। वह उकता कर घर भाग जाती थी। इस वजह से इंदुबाला की मां बेटी से बहुत मायूस रहती थी। वह कभी नहीं चाहती थी कि इकलौती बेटी को जिंदगी भर के लिए ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाए जो वह नहीं करना चाहती। इस घटना के बाद इंदुबाला को मौसीकी की तालीम फिर से दी जाने लगी। इंदुबाला के पिता ने बीबी राजबाला को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वह अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे। बेटी इंदुबाला से वे लगातार संपर्क में रहते और अक्सर उसे अपने पुश्तैनी घर पर बुलाते थे। हालांकि मोतीलाल बोस खुद ही कलकत्ता कम आते और आने पर कम रह पाते थे, लेकिन मोतीलाल जब तक जिंदा रहे बेटी को 20 रुपए माहवार पॉकेट मनी देते रहे। इंदुबाला का पहला प्रोग्राम नामचीन मेहमानों की एक महफिल में हुआ था, जहां उनकी मां को मुख्य गायिका के रूप में बुलाया गया था। मां ने खुद गाने से पहले बेटी को गवाया। वहां मौजूद तमाम मेहमानों ने इंदुबाला के गाने की तारीफ की। इससे राजबाला को हौसला मिला और उन्होंने पंडित गौरी शंकर मिश्र से बेटी इंदुबाला को बाकायदा तालीम दिलवाने लगी। इंदु की उम्र उस वक्त तकरीबन 12 साल थी। इंदुबाला को तालीम देने वालों में पंडित काली प्रसाद मिश्र, उस्ताद इलाही बख्श और उस वक्त की मशहूर गायिका गौहर जान का नाम शामिल है। संगीत के अलावा गौहर जान को भारत की प्राइमा डोन माना जाता था। इन बड़े कलाकारों की सोहबत में रहकर इंदुबाला ने महफिल में उठने बैठने का तौर तरीका सीखा, समाजी तहजीब सीखी, कलाकारों से दोस्ती करना और उसे ताउम्र निभाना सीखा। बाद में इंदुबाला ने गिरीन चक्रवर्ती, कमला दास गुप्ता, सुबल दास गुप्ता, जमीरुद्दीन खां
और काजी नजरुल इस्लाम से आगे की तालीम ली। आगे चलकर इंदुबाला नजरुल की गीतों की एक अहम गायिका बन गई। मिस अंगूरवाला और कमला झरिया के गीतों को आज भी नजरुल के गीतों की प्रामाणिकता के लिए याद किया जाता है। सन 1916 में इंदुबाला ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड करवाया था। उन्हें भगवती चरण भट्टाचार्य और मनिंद्रनाथ घोष उर्फ मंता बाबू रिकॉर्डिंग की दुनिया में लेकर आए थे। शुरुआत में जिन बांग्ला गानों की रिकॉर्डिंग हुई उनके बोल थे आशा फुराए गेलो, सिंधु खंबाज और आर मुखे बोले की होबे। ये सभी गाने रिकॉर्ड नंबर P 4306 में है। शुरुआत में इंदुबाला को ग्रामोफोन कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला तो बस यह क्रेडिट कि इन गानों को मिस इंदुबाला ने गाया है। हालांकि ग्रामोफोन कंपनी के लिए शौकिया तौर पर गाने वाली वह पहली और अकेली कलाकार नहीं थी। शुरू में वह इस मजे के लिए भी गाती थी कि गाने के आखिर में वह कहती थी माय नेम इज इंदुबाला। बाद में उन्होंने ग्रामोफोन कंपनी से प्रति रिकॉर्ड 200 रुपए वसूल किए और रिकॉर्ड की बिक्री पर उन्हें 5% रॉयल्टी भी मिली। इंदुबाला देवी को ग्रामोफोन कंपनी के लिए हिंदुस्तानी गीत रिकॉर्ड कराने वाली पहली बंगाली कलाकार होने का भी क्रेडिट हासिल है। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सेंटर, जिसका नाम बाद में ऑल इंडिया रेडियो हो गया, ऑल इंडिया रेडियो की जब सन 1927 में कलकत्ता में शुरुआत हुई तो उसके उद्घाटन के दूसरे दिन जाकर इंदुबाला ने रेडियो के लिए गाया और उसके बाद तो अगले 50 सालों तक वह रेडियो के लिए गाती रही। बाद में इंदुबाला ने ऑल इंडिया रेडियो के न सिर्फ कलकत्ता केंद्र के लिए बल्कि खास तौर से बुलाए जाने पर देश के दूसरे रेडियो स्टेशनों के लिए भी गाया। इंदुबाला ग्रामोफोन कंपनी और ऑल इंडिया रेडियो के लिए तो नियमित तौर पर गाती ही थी, 30 के दशक में वे पूरे हिंदुस्तान में होने वाले कल्चरल प्रोग्राम की एक स्थापित कलाकार के रूप में जाने जानी लगी थी। गाने के प्रोग्राम के लिए उन्हें शाहजहांपुर, पाकुड़, मद्रास, बेंगलोर, पालनपुर, नागपुर, हैदराबाद, अवध, त्रिवेंद्रम, विशाखापत्तनम, अजमेर, कोयम्बतूर, ढाका और दीगर शहरों के कद्रदानों ने बारहा बुलवाया। सन 1936 में उन्हें मैसूर के महाराज ने अपने दरबार में नौकरी दी, जिसके एवज में उन्हें 250 रुपए माहवार तनख्वाह दिया जाना तय हुआ। यह तनख्वाह उन्हें तब तक मिलती रही जब तक राजाओं को मिलने वाला प्रिवी पर्स जारी रहा। सब मिलाकर इंदुबाला के तकरीबन 280 गाने रिकॉर्ड हुए, जिनमें 240 तो आम गाने थे जो गैर फिल्मी थे, जबकि बाकी गाने वे थे जो उन्होंने फिल्मों के लिए गाए। इंदुबाला ने पहला स्टेज शो किया सन 1922 में अपनी मां राजबाला द्वारा स्थापित द राम बागान फीमेल काली थिएटर में। इस कंपनी के नाटकों में दोनों मां बेटी एक्टिंग किया करती थी। महज 2 साल तक चली राजबाला की इस नाटक कंपनी में इंदुबाला ने कुल 12 नाटकों में अभिनय किया। सन 1924 में इंदुबाला ने कलकत्ता की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी द स्टार थिएटर ज्वाइन कर लिया। इस कंपनी में वह मुख्य रूप से गाने से जुड़ी हुई भूमिकाओं में मंच पर दिखाई देती रहीं, जिसमें उनके गाए गीत हर नाटक का एक प्रमुख आकर्षण हुआ करता था। बारी बारी से उन्होंने कलकत्ता के सभी थिएटरों में अभिनय किया और 1945-46 में पारसी थिएटर में भी काम किया। इनमें घर की लाज और जासूस को खास तौर पर याद किया जाता है। सन 1950 में द स्टार थिएटर की प्रस्तुति पृथ्वीराज में उन्होंने अपने आखिरी शो में मेघा का रोल किया था। इसके बाद तकरीबन 1958 तक इंदुबाला ने सिर्फ गायन किया। सन 1933 की फिल्म जमुना पुलिने को उनकी पहली फिल्म माना जाता है। यह शायद इसलिए क्योंकि इसी फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हालांकि इससे पहले वे सन 1932 में आंख का तारा फिल्म कर चुकी थी। बंगाली,
हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल भाषा में बनी फिल्मों को मिलाकर उन्होंने कुल 38 फिल्मों में काम किया। उनमें से अधिकांश में उनके पास एक प्रमुख आकर्षण उनकी गायकी थी। वैसे उन्होंने 1937 में बनी बांग्ला फिल्म इंदिरा और 1940 की हिंदी फिल्म दिवाली में हास्य भूमिका निभाई थी। सन 1947 में बनी फिल्म स्वयं सिद्धा में उन्होंने धाई और मां दोनों की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वह पर्दे पर नजर नहीं आई। बतौर प्लेबैक सिंगर उन्होंने 1937 की फिल्म अली बाबा, 1934 की चंद्रगुप्त, 1933 की फिल्म आबे हयात और 1935 में बनी उर्दू फिल्म दिल की प्यास में अपनी आवाज दी थी। इन चारों फिल्मों में उन्होंने एक्टिंग नहीं की थी। एचएमवी कंपनी द्वारा दिए गए गोल्ड डिस्क के अलावा इंदुबाला देवी को कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। भारत सरकार ने कभी किसी पुरस्कार के लिए उनके नाम पर विचार नहीं किया। ले देकर सिर्फ संगीत नाटक अकादमी ने सन 1975 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके लिए बहुत मामूली पेंशन मंजूर की थी। जहां तक पर्सनल लाइफ का मामला है तो इंदुबाला देवी बेहद खुश अखलाक, रहम दिल और बिंदास औरत थी। वे कहां से आती हैं, कहां उनकी जड़ है, यह मानने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। यहां तक कि जब वे पूरे मुल्क में मशहूर हो चुकी थीं, तब भी उन्होंने कलकत्ता के कुख्यात रेड लाइट एरिया राम बागान में अपनी रिहाइश को छोड़कर किसी बेहतर और पॉश एरिया में जाने के लिए राजी नहीं हुई। उन्हें कविता लिखने और परफ्यूम इकट्ठा करने का शौक था। यहां तक कि बुढ़ापे में भी परफ्यूम की तमाम खाली बोतलों को सजाकर वे अपनी नजरों के सामने रखा करती थी। और गहनों की भी वो बेहद शौकीन बताई जाती थी। उनके पास जेवरों का अच्छा खासा कलेक्शन मौजूद था, जिसे उन्होंने या तो खुद खरीदा था या उनके कद्रदानों ने उन्हें बतौर तोहफा दिया था। ये कीमती चीजें तब गायब हो गई जब वह बीमार पड़ी और उन चीजों पर नजर रख पाने के काबिल नहीं रही। उनकी समकालीन कलाकार मिस अंगूरवाला उनकी सबसे करीबी दोस्त मानी जाती थी, जिनके साथ वे अपनी जिंदगी के तमाम सुख दुख साझा किया करती थी। मिस अंगूरवाला के साथ उनकी दोस्ती जिंदगी के आखिरी वक्त तक चली। इंदुबाला ने अपनी मां के दोस्त जीवन कृष्ण घोष के भतीजे प्रणब घोष को गोद लिया था। इंदुबाला को जब मोतियाबिंद हो गया और उनके ऊपर फालिज का अटैक हुआ तो इस एडॉप्टेड बेटे ने उनकी कोई देखभाल नहीं की। ये तो डॉक्टर बदन सेन गुप्ता थे जिन्होंने उनके इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए। वे प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लिहाजा उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। आखिरकार लंबी बीमारी के बाद 30 नवंबर 1984 को इंदुबाला देवी का इंतकाल हो गया। इस दौरान डॉक्टर बदन सेन गुप्ता ने अपनी मां की तरह उनका इलाज करवाया, उनकी तीमारदारी की। यह भी अजब इत्तेफाक रहा कि जिस सन 1899 के नवंबर महीने में इंदुबाला पैदा हुई थी, उसी नवंबर महीने में उनका इंतकाल हुआ। और उनके इंतकाल की खबर जब उनकी सबसे अच्छी और करीबी दोस्त अंगूरवाला देवी को मिली तो वह इस सदमे को झेल नहीं सकी। उसी साल उनका भी इंतकाल हो गया। तो ये थी आज की दास्तान। जल्दी ही हम एक नई दास्तान लेकर हाजिर होंगे। दे जो फुर्सत गमे दुनिया तो बताएं तुझको, दे जो फुर्सत गमे दुनिया तो बताएं तुझको, जिंदगी हमने तेरे बारे में सोचा क्या है। अलविदा।